नमस्कार। आजादी की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। गुड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम हाजिर हैं लेकर आपका फेवरेट शो गुड न्यूज इंडिया, जिसमें हम आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं जो कि आपको दिल खुश कर देती हैं और साथ ही आप में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा भी भर देती हैं। जी हाँ, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त बारिश के मौसम में भी रोशनी से जगमगा रहा है राष्ट्रपति भवन। उत्सव जैसा माहौल है यहाँ पर। तो चलिए अगले आधे घंटे के लिए तैयार हो जाइए, आप भी नकारात्मक खबरों से दूर जाने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज़ादी के लिए देश के मतवालों ने हंसते हंसते अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। लेकिन राहुल, कई बार ऐसा देखने में आता है कि नई पीढ़ी के जो स्कूली बच्चे हैं वो इस इतिहास से वाकिफ नहीं हैं। आज ज़रूरत है उनको इस शहादत के इतिहास से वाकिफ कराने की। जी हाँ शैला, ऐसा भी नहीं है कि हर कोई शहादत को भूल चुका है। देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शहीदों के बलिदानों को आज भी याद रखा है। बिहार के गाँव ले चलते दर्शकों को, जहाँ पर बाकायदा शहीदों की पूजाएं की जाती है, उनकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन। आजादी के मतवालों ने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज जहां नई पीढ़ी इस इतिहास को भूलती जा रही है, तो वहीं बिहार के बेगूसराय का पड़ना गांव लोगों के सामने एक नया उदाहरण पेश कर रहा है। इस गांव में आजादी के लिए जान कुर्बान करने वाले शहीदों का मंदिर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। लोगों ने गांव के बीचों बीच देवालय में शहीदों की आदमकद प्रतिमा स्थापित की है, जिन्हें यहाँ के लोग रोज पूजते हैं और उन्हें याद करते हैं। इसके पीछे लोगों का मानना है कि जिन लोगों ने हमें खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिया, वे हमारे लिए देवता से कम नहीं। हम यहाँ देवी देवताओं के साथ, यहाँ जो हमारे देश के प्रति जो बलिदान दिए, जो शहीद हुए हमारे हमको आज़ाद कराने में, मैं उन शहीदों को जिस तरह हम देवी देवताओं को भी पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह हम उन शहीद, उन जवानों को, उन माँ को भी याद करते हैं जो हमको आज़ाद कराने में अपनी बलिदानी दे चुके हैं। इस गांव में राष्ट्रभक्ति की परंपरा वर्षों पुरानी है, जो आज भी जीवंत है। शहीदों की पूजा यहाँ के छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई करता है। लोग श्रद्धा से उनके सामने सिर झुकाकर उनके बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लेते हैं। मंदिर के मुहाने पर स्थापित शहीदों और महापुरुषों की प्रतिमा इस गांव को एक अलग पहचान दिलाती है। ये हमारे वीर शहीद जितने भी अपना शहादत दिया, मैं उन लोगों की आदर्श में ये तमाम बुजुर्गों का ये समाधि बना हुआ है, जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का, जितने भी बच्चे बूढ़े नौजवान जो होंगे, उनका भी यादगार इसी तरह बना रहेगा। आने वाले पीढ़ी में आगे बच्चे लोग देखें जो ऐसा मंदिर बनाया गया और पूजा किया, और शहीद स्मारक को यादगार के लिए यहाँ शहीद स्मारक बनाकर और पूजा पाठ किया जाता है। बेगूसराय शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर पड़ना गांव एक आदर्श गांव बन गया है, लेकिन यहाँ के प्रशासन की वजह से नहीं, बल्कि ग्रामीणों की वजह से। शहीदों के प्रति श्रद्धा के साथ इस मंदिर में देशभक्तों की पूजा करने का मकसद है आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति के जज्बे को बरकरार रखना। गुड न्यूज इंडिया के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राहुल, इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और बिहार के बेगूसराय का पड़ना गांव इसका जीता जागता उदाहरण है।
वाकई में सच का शैला। आपने ये तो बात हुई पूरे गांव की, लेकिन लखनऊ के उदय खत्री साहब से आपको मिलवाते हैं, जिन्होंने शहीदों को ना सिर्फ अपने दिल में जगह दी है बल्कि अपने घर में जगह दी है, अपने कमरे में जगह दी है। हमें से शैला कितने लोग हैं जो अपने पास स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें रखते हैं, लेकिन उदय खत्री साहब है जिन्होंने कमरे में आज़ादी के दीवानों की तस्वीरें लगाई हैं और बाकायदा उनकी पूजा अर्चना के साथ ही इनके दिन की शुरुआत हुई। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं। मिलिए लखनऊ के रहने वाले उदय खत्री से, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह से लेकर अशफाक उल्लाह खां के अलावा तमाम शहीदों की निशानियों और उनकी पेंटिंग्स को संजो कर रखा है। उदय खत्री के कमरे में घुसते ही देशभक्ति की भावनाएं अपने आप बढ़ जाती हैं। ये देशभक्ति की भावना ही थी जिसने उदय खत्री को नौकरी छोड़ने को मजबूर कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त लोगों को देश के प्रति जागरूक करने में बिता सके। तेरे वतन की जिंदगी तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन। कैसर बाग में जर्जर हो चुके मकान में रहने वाले उदय खत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामकृष्ण खत्री के पुत्र हैं। उनकी कोशिश है कि आज के युवा देश पर कुर्बान होने वाले अमर शहीदों के संदेशों को समझें और उनके बताए मार्ग को अपनाएं। जिस दिन हमारे नौजवानों के अंदर का भगत सिंह जाग गया, जिस दिन उनके अंदर का बिस्मिल जाग गया, चंद्रशेखर आज़ाद जाग गए, अशफाक जाग गए, उस दिन देश की आधी समस्या का हल अपने आप हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उदय खत्री ने जंगे आजादी के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिखे खत और टेलीग्राम का भी कलेक्शन सुरक्षित रखा है। आज के दौर में इस तरह की नायाब चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। अपने प्रयास से बहुत कोशिश की है कि जितने स्मृति चिन्ह जो पत्र हैं क्रांतिकारियों के लिखे हुए, जो इनका लेटर कॉरस्पॉन्डेंस चलता रहता था, उनके हमारे पास पत्र हैं, हमारे पास चित्र हैं फ्रीडम मूवमेंट से पहले के भी और बाद के भी। जो क्रांतिकारी सब कहीं इकट्ठा होते थे तो उनके ग्रुप फोटोग्राफ्स, उनके अन्य कार्यक्रमों के अवसरों पर लिए गए वो सब फोटोग्राफ्स हमने। उदय खत्री के प्रयासों और उनके द्वारा चलाए जा रहे शहीदों के लिए कार्यक्रमों की सभी तारीफ करते हैं। उदय के साथ उनका पूरा परिवार पूरी देशभक्ति और लगन से खड़ा रहता है। मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है। जितना जब भी वक्त मिलता है तो मैं ज़रूर यहाँ पे पिताजी का साथ ज़रूर देता हूँ इस पेंटिंग्स को सहेजने में। वाकई हमें इस बात पे गर्व हुआ कि हम ऐसे फैमिली को बिलोंग करते हैं जहाँ पर ऐसे एक महापुरुष ने जन्म लिया था और हम उनकी फैमिली का एक हिस्सा हैं। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपने कामों में लोग इतने मसरूफ हो गए हैं कि शहीदों को उनकी पुण्यतिथि और जन्म तिथि पर ही याद करते हैं। ऐसे में उदय खत्री के इस प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए कम है। गुड न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से परवेज जैदी की रिपोर्ट। तो ये जानकर अच्छा लगा कि उदय खत्री साहब के साथ उनके पुत्र और पुत्री भी हैं और युवाओं को खास संदेश वो दे रहे हैं। और यहाँ पर राहुल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब आपको दिखाएंगे कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर तिरंगे की पूजा होती है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। और शैला, यहाँ दर्शकों को बता दें इस वक्त हम हैं दिल्ली के खूबसूरत विजय चौक पर और आप देख सकते हैं पीछे खूबसूरत रोशनी से नहाया हुआ है संसद भवन और साथ ही साथ एक फाउंटेन भी है। इस फव्वारे को ट्राई कलर यानी तिरंगे के 3 रंगों से कितने ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। शैला, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब भी हम ट्राई कलर को देखते हैं, तिरंगे के रंग को देखते हैं, तिरंगे से प्रेम और बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तिरंगे की नाम सुनकर ही मन गौरवान्वित हो उठता है। अपने दर्शकों को लिए चलते हैं झारखंड, जहां पर टाना भगत हैं। ये लोग महात्मा गांधी के अनुयायी हैं और इनके दिन की शुरुआत होती है तिरंगे की पूजा के साथ। कैसे करते हैं ये आप भी देखिए।
राजधानी रांची से महज 40 किलोमीटर दूर इसी जगह सोनचिपी से टाना भगतों ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। उस जगह को अब टाना भगत आश्रम का रूप दे दिया गया है। यहाँ हर हफ्ते गुरुवार को आसपास के टाना भगत जुटते हैं, तिरंगे की आराधना और पूजा करते हैं और फिर अपने समाज के उत्थान की चर्चा करते हैं कि हम लोग दोनों महिला पुरुष मिलकर इसको कैसे दूर करेंगे, कहकर विचार करते हैं और उसको हम लोग दूर करते हैं। ये दारू हाड़ी को हम लोग दूर करेंगे कहकर डंडा उंटा पकड़ते हैं। डाइन भी सही, इस सब को अंधविश्वास को हम लोग एकदम नहीं मानते हैं। देश की आजादी में झारखंड के टाना भगतों की अपनी अलग पहचान है। ये सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। सिर पर गांधी टोपी और हाथों में तिरंगा लेकर चलना इनकी आदत है और इन्हें महात्मा गांधी का प्रथम अनुयायी भी कहा जाता है। देश की स्वतंत्रता के उत्तराधिकारी में हम लोगों को रखा गया, जो महात्मा गांधी जी का प्रथम अनुयायी भी टाना भगतों को भी माना गया। उनके विचारार्थ को पालन करने के लिए अभी हैं भी तो उनका विचारार्थ को पालन करने वाले भारत में एक टाना भगत ही है। इनके हालात सुधारने को लेकर सरकारी स्तर पर यहाँ कुछ प्रयास भी किए गए हैं। टाना भगत आवासीय विद्यालय खोला गया है, जहाँ इनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ 248 बच्चे पढ़ते हैं। ये यहाँ पर 1 से 10 तक का क्लास चल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट। इनका संघर्ष आज भी जारी है, लेकिन अब यह संघर्ष समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध है। तो अहिंसा के माध्यम से ही चलना है और जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जो आत्मा को हनन करती है और शरीर में कष्ट लाती है, उस विचार को सदा के लिए निकाल देना चाहिए। समाज सेवा करना चाहता हूँ जिससे अंधविश्वास नशाखोरी को खत्म हो। खत्म हो। इनके लिए तिरंगा भगवान है। कहा जाता है 1914 से लेकर 1947 तक टाना भगत समुदाय के बच्चे देश की आजादी की खातिर स्कूल नहीं गए और इस वजह से ये काफी पिछड़ भी गए। दरअसल 1914 में 24 साल के जतरा टाना भगत के नेतृत्व में उरांव जनजाति के लोगों ने जमींदारों और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की। बाद में महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन से जुड़े। इसके बाद अंग्रेजों ने लगान न देने पर इनकी जमीन नीलाम कर दी। जमीन को वापस पाने की ये लड़ाई कई जगहों पर आज भी जारी है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। गुड न्यूज इंडिया में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन गुड न्यूज का सिलसिला लगातार जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, रियो में आजकल ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं और जब हम खेलों की बात करते हैं शैला, हॉकी एक ऐसा खेल है जिसने देश को विश्व पटल पर शायद अब तक सबसे ज़्यादा सम्मान दिलाया है। अपना स्वर्णिम युग हॉकी ने देखा है और कुछ सालों की उदासीनता के बाद अब ऐसा लगता है कि हॉकी को लेकर युवाओं के बीच में जोश और जज्बा एक बार फिर से उभर कर सामने आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने दर्शकों को हम मेरठ लिए चलते हैं, जहां पर हॉकी के कुछ पूर्व खिलाड़ी हैं जो हॉकी को जिंदा रखने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं। कुछ क्लब भी सामने आए हैं जो युवाओं तक हॉकी को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संडे हॉकी क्लब जीवन के कई दशकों के बाद भी जोश का रंग बदरंग नहीं हुआ है, लेकिन ये मशक्कत किसी मेडल के लिए नहीं है, बल्कि अब लक्ष्य कुछ और है। लक्ष्य कल को संवारने का। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के अंदर पारंपरिक जो हॉकी हमारी जो विशेषता थी उसको जीवित रखना और उसको विश्व के उसी स्तर पर पहुंचाना है जहां पर हमारा पहले भारत खेलता आया है। आपको ज्ञात होगा कि भारत ने ओलंपिक के इतिहास में 8 गोल्ड मेडल जीते थे और मेरठ गंवा रहा है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पैदा हुए, MP सिंह, रोमियो जेम्स जैसी यहाँ पे हॉकी की नर्सरी रही कही जाती थी एक बार मेरठ को। हम जो कला हमने जो सीखी थी आज से 20-25 साल पहले, हम चाह रहे हैं कोचिंग के थ्रू नहीं बल्कि हमें क्लब के माध्यम से हम इस कला को, हॉकी कला को यंगस्टर्स में देना चाहते हैं कि वे इस खेल से जुड़ें। इतिहास भी गवाह है भारत की हॉकी के स्वर्णिम काल का और इस राष्ट्रीय खेल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया मेरठ के कुछ उम्र दराज हॉकी खिलाड़ियों ने और ये कोशिश अब रंग भी लाने लगी है। मैं जूनियर नेशनल प्लेयर हूँ। मैं रोज़ संडे क्लब आता हूँ ताकि मैं अपने सीनियर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, उन लोगों से सीख सकूँ। उनकी एक एक बारीकी को मैं नोट करता हूँ। वो लोग मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं, मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। अरिजीत ने यहीं से अपना सफर शुरू किया और आज जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम के सदस्य हैं। जितने पहले हम गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, मेरा ये सपना है
कि मैं उससे जस्ट डबल गोल्ड मेडल लेकर आ सकूं और इंडिया के लिए खेलकर ना सिर्फ इस मेरठ शहर का बल्कि अपने हिंदुस्तान देश का नाम रोशन कर सकूं। संडे हॉकी क्लब के खिलाड़ी आसपास के क्षेत्रों से मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में एकत्र होते हैं और फिर शुरू होता है स्टिक और बॉल का द्वंद्व युद्ध। इन खिलाड़ियों की इस भावना को देखते हुए जिला हॉकी संघ भी इनकी मदद के लिए आगे आया है। हम लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि यहाँ हॉकी के स्तर को बढ़ाने के लिए जो भी कुछ संभव प्रयास हों हमें करने हैं और हम लोग बाग इसमें कोई अपनी तरफ से कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। ये पूर्व खिलाड़ी चाहते हैं कि वो इस खेल के प्रति समाज को जागरूक करें और हॉकी के नए उभरते खिलाड़ियों को इस खेल की बारीकियों और अपने अनुभव को साझा करें। भले ही ये कोशिश छोटी लगती हो, लेकिन जमीनी स्तर पर नई प्रतिभाओं को संवारने का लक्ष्य तो बिल्कुल भी छोटा नहीं कहा जा सकता। मेरठ से गुड न्यूज इंडिया के लिए तुमुल कक्कड़ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राहुल कहते हैं रक्तदान महादान, रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ नवयुवकों ने एक टोली बनाई है। ये लोग ना केवल रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, बल्कि जहां कहीं किसी को जरूरत होती है वहां जाकर रक्तदान भी करते हैं। जी हाँ, वैसे भी शैला, आज हम देशभक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो देशभक्ति नेक काम के जरिए भी की जा सकती है। द मॉब नाम की ये संस्था किस तरह से नेक काम के जरिए देश की सेवा कर रही है, आइए देखते हैं। Your mom is in a critical condition. Please arrange blood as soon as possible. Do inform your friends. Tell them to at least forward the message. जरूरत के वक्त सही रक्त या रक्तदाता मिल जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। द मॉब यानी माय ओन ब्लड बैंक किसी को ध्यान में रखते हुए एक संस्था है जो दुर्घटना में घायल या फिर किसी बीमारी से बीमार लोगों को खून देकर उनकी जान बचाने का काम कर रही है। संस्था के कोऑर्डिनेटर मनीष राज पांडे का कहना है कि उन्होंने इस संस्था का गठन किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए किया है। शुरुआती दौर में वो 3 लोग ही इस मिशन में अकेले निकले थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनके इस मिशन में 2000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो हम लोगों ने इधर उधर स्प्रेड कर रखे हैं। पेपर्स में भी आ चुका है, तो इधर उधर स्प्रेड हो चुका है। ब्लड बैंक्स में हमने अपने नंबर दे रखे हैं, तो उस पर कॉल्स आती हैं। जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, वो जब ब्लड बैंक जाते हैं, उनका कोई रास्ता नहीं होता, तो उनको हमारा नंबर मिल ही जाता है और वो हमको फ़ोन करते हैं। फिर हमारे लोग जाके, हमारे ग्रुप के मेंबर्स जाके उनको ब्लड डोनेट करते हैं। द मॉब नामक इस संस्था ने ऑन कॉल जरूरतमंदों को खून मुहैया कराए जाने की ये अनूठी पहल शुरू की है। और ये काम करने की प्रेरणा कहीं और से नहीं, बल्कि जब खुद के परिजन को खून नहीं मिला तो मनीष राज पांडे ने ठान लिया कि अब किसी को खून की कमी नहीं होने देंगे। इस संस्था ने अपनी एक वेबसाइट www.themob.org.in बनाई हुई है, जिससे लोग जुड़कर संस्था में अपना आवेदन कर इसके सदस्य बन सकते हैं, ताकि जिस जिले के वो रहने वाले हैं वहां अगर किसी जरूरतमंद को खून चाहिए हो तो उसे उस व्यक्ति के माध्यम से खून की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके। हमारे घर में सर मेरी भतीजी लगती है, उसको ब्लड का मतलब ज़रूरत थी, तो पेपर में मतलब देखा था मनीष भाई का नंबर, तो हमने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि ब्लड अवेलेबल हो जाएगा, तो इससे मतलब पता चला कि ब्लड मिल जाएगा। करीब 7 से 8 महीने पहले मेरे एक दोस्त को ज़रूरत थी ब्लड की, तो मुझे मॉब के बारे में मैंने सुना था, इनकी अवेयरनेस के बारे में बहुत सुना था और इनके मैंने प्रचार भी देखे थे। तो लखनऊ में हालांकि यहाँ पर शुभम देख रहे थे इस चीज़ को, तो जब मैंने शुभम से मुलाकात करी, उन्होंने मेरी बहुत ही मदद करी और मेरे दोस्त को ब्लड दिया, जिससे उसकी जान बची और आज मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो उस ब्लड की वजह से मेरे दोस्त की जान बची और उसी मुहिम को मैं कायम रखते हुए दूसरे लोगों के तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि उन सभी लोगों की जान बच सके जो ब्लड ना मिलने की वजह से जिनकी आज मौत हो रही है। जरूरतमंदों को संस्था के लोग उनके नजदीकी जनपद में पड़ने वाले ब्लड बैंक में जाकर मुफ्त में खून देते हैं। साथ ही ब्लड बैंक तक आने जाने का सारा खर्च भी संस्था द्वारा वहन किया जाता है। इनका काम वाकई नेक है और कहते भी हैं, नेक इरादे से किया गया काम ही असली देशभक्ति है। गुड न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से उमाशंकर दुबे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राहुल, कार्यक्रम के अंत में बात पत्रों की, ईमेल्स की कर लेते हैं। हमारे दर्शकों के बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं। जी हाँ, खूबसूरत खबरों के साथ ही कुछ ईमेल्स आपसे साझा करना चाहेंगे। तमाम ईमेल्स तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन चुनिंदा कुछ ईमेल्स हैं
जो आपके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे। निजामुद्दीन सैयद लिखते हैं, आपका कार्यक्रम काफी उत्साहजनक है। कॉल सेंटर में काम करने वाली दृष्टिहीन लड़कियों की खबर काफी प्रोत्साहन देने वाली थी। बेंगलुरु से अग्रणी राहुल लिखते हैं, आज पहली बार मैंने आपका ये कार्यक्रम गुड न्यूज इंडिया देखा। शकुंतला देवी और शमरीन के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा। मैं अभी बेंगलुरु में रहता हूँ और जब भी गांव जाऊंगा तो अपने परिवार की महिलाओं को पढ़ना सिखाऊंगा, फिर अपने गांव और आसपास की महिलाओं को भी पढ़ाई के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। धन्यवाद। वहीं डॉक्टर मिली साहनी अंबाला हरियाणा से लिखती हैं, आपका शो वाकई काफी मोटिवेशनल है। इससे हर कोई समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होता है। मैं भी समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छा जरूर करना चाहूंगी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से उमाकांत खुशवाहा ने दरअसल एक गुड न्यूज हमारे साथ शेयर की है। ये लिखते हैं कि मेरे गांव में एक रिटायर बुजुर्ग जो 85 साल के हैं, वो पिछले 15 वर्षों से एक स्कूल में फ्री में पढ़ा रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि आप इस गुड न्यूज को अपने कार्यक्रम में शामिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया उमाकांत जी इस गुड न्यूज को हमारे साथ बांटने के लिए। वहीं विकास बिश्नोई लिखते हैं, आपका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके द्वारा दिखाए जाने वाली न्यूज सकारात्मक और ऊर्जावान होती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर ये कार्यक्रम देखता है। खासकर मेरी माताजी कभी ये प्रोग्राम देखना नहीं भूलती। आशा और शुभकामनाएं, यूं ही ये कार्यक्रम उन्नति करता रहे और दुनिया तक ऐसी ही न्यूज हमेशा पहुंचाता रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतने खूबसूरत ईमेल्स हमें लिखने के लिए। यकीन मानिए जो 2-4 लाइनें आप हमें लिखते हैं उससे हमारा हौसला काफ़ी बढ़ता है। आप भी हमें अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं ddgoodnewsindia@gmail.com, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। हमें आपके ईमेल्स का बेसब्री से इंतजार है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम ईमेल्स को लिखने के लिए। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बहुत आसान है, आपको बताते हैं कैसे। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ अच्छी घटना घटित हो रही है तो आप हमें उसे लिख भेजिए। हमारी टीम उसका आकलन करेगी। अगर वो हमारे मानकों पर खरी उतरती है तो हम आपसे वादा करते हैं हम उसे अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है।